मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 1 जुलाई 2017 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू करते हुए वन नेशन वन टैक्स की बात की थी और फिर 8 साल हो गए, जीएसटी का नाम नहीं लिया गया। कहीं पर भी जीएसटी का जिक्र कर दो तो भाजपाइयों के मुंह पर ताला लग जाता था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सारे लोग जीएसटी जीएसटी चिल्लाने लगे, उत्सव मनाने लगे, इस देश में आम आदमी को राहत देने की बातें होने लगी। इस पर चर्चा करेंगे। राजीव जी मेरे साथ, आप देख रहे हैं मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव सर अपना एक चैनल भी चलाते हैं, देखिएगा, शानदार नॉलेज आपको मिलेगी। लेकिन सर, हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पर कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को आकर एक विशेष भाषण देना पड़ा टीवी स्क्रीन पर आकर। अभी मैंने देखा उनका एक लंबा चौड़ा लेटर भी उनके ट्विटर हैंडल पर पड़ा हुआ है, देश के नाम संदेश दे रहे हैं। 8 साल से आपको कोई संदेश याद नहीं आया? जब आपने 4 स्लैब बना के रखे थे, आपने जरूरी चीजों पर भी तमाम टैक्स थोप रखा था, करोड़ों की आपने अर्निंग कर ली। अब आप कह रहे हैं कि आपको राहत देने का वक्त आ गया है, राहत दे रहे हैं। ये कैसी राहत है सर? बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये 4 स्लैब नहीं थे, 6 स्लैब थे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के इन्होंने 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और सोने और चांदी के लिए एक अलग से 3% का बनाया था, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के इन्होंने स्लैब बनाए थे और उसी वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा था, इंक्लूडिंग मी, कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, इतने अलग अलग टाइप के स्लैब्स की जरूरत नहीं है। मतलब ये तो जीएसटी है ना, सिंप्लीफाइड करना आपको, तो ये सिंप्लीफाइड के बदले इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों कर रहे हो? तो ये इन्होंने पहली मूर्खता की। खैर, उनकी मूर्खताओं पे बहुत चर्चा हो चुकी है। आपका जो मूल मुद्दा है, सवाल है कि भाई इन्होंने अभी ऐसे राष्ट्र के नाम संदेश क्यों लिखा और क्यों अभी आके जीएसटी कट किया और इसकी घोषणा की और स्पीच दिया। देखिए, मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री किसी बड़े फेस्टिव सीजन के पहले निकल के लोगों से आह्वान कर रहा है भाषण देके कि आप लोग जो है खरीदारी कीजिए। मैंने आप लोगों को काफी रियायतें दी हैं, इनकम टैक्स के स्लैब में बढ़ोतरी करके, जो एग्जम्पशन लिमिट है उसमें बढ़ोतरी करके और जीएसटी में अभी कटौती करके। तो आप जो है नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी बचत दिवस मनाएं, बचत दिवस के रूप में इसको माने और आप लोग खरीदारी करें और स्वदेशी खरीदारी करें। इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री यदि खुद से बाहर निकल के लोगों को खरीदने के लिए जो है वो प्रेरित कर रहा है, इसका मतलब है हिमांशु जी कि इकोनॉमी में कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। बिना इसके प्रधानमंत्री जो है वो तो आके ऐसी बातें नहीं करते कि आप निकलिए फेस्टिव सीजन में बाइंग कीजिए और खरीदारी कीजिए। इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चरमरा गई है। अब ये झूठे फूटे कुछ भी आंकड़े देके, आंकड़े तो इनके हाथ में है, ये कुछ भी आंकड़े कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं है इनके आंकड़ों पे, ठीक है। तो ये आंकड़ों के साथ तो खिलवाड़ कर सकते हैं, बट एक्चुअल कंडीशन के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना, जो जमीनी स्तर पे लोग अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। इन्होंने देखिए 2019-20 में कॉर्पोरेट्स का टैक्स यानी कंपनीज का जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 30% से घटा के 22% कर दिया। परंतु उसके बाद भी निर्मला सीतारमण जी पिछले 1.5 साल से बोल रही हैं कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की, उसके बाद भी कॉर्पोरेट जो है नई फैक्ट्रीज नहीं लगा रहे, नई फैक्ट्रियां नहीं लगा रहे, नए लोगों, नए बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे, रोजगार सृजन नहीं हो रहा।
पर कॉर्पोरेट्स पलट के क्या बोल रहे हैं ये मीडिया में कहीं नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोगों से बात की, आपको मालूम है कि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में ही मैं रहा हूं। कॉर्पोरेट्स का ये कहना है कि भाई हम किसके लिए फैक्ट्री लगाएं, इंटरनेशनल मार्केट में चाइना इतने कम रेट में प्रोडक्ट बेच रहा है कि हम उससे कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में भी चाइना एक तरीके से पूरी तरीके से घुस गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां खरीदारों की क्षमता ही नहीं है, परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा। तो जब परचेजिंग पावर नहीं है तो नई फैक्ट्री किसके लिए लगाएं। मैं आपको सिर्फ एक नंबर देता हूं, एक फाइनेंस में टर्म होती है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का मतलब यह है कि कंपनीज के पास में जो वास्तविक कैश है अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जो भी मशीन खरीदना है, केपेक्स के रिक्वायरमेंट के बाद जो कैश बच जाता है, ठीक है, वो है फ्री कैश फ्लो, ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो पिछले 3 साल में FY22 यानी मार्च 2022 से लेके FY24 यानी मार्च 2024 तक, यानी ये 2 साल के बीच में 9 लाख करोड़ से बढ़ के 16 लाख करोड़ के पार चला गया। तो ये क्यों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है, पर कंपनीज नया केपेक्स नहीं कर रही हैं, नई फैक्ट्रीज नहीं लगा रही हैं। और कंपनी नई फैक्ट्री नहीं लगा रही, इसका मतलब है कि वो हमारे इकोनॉमी के ऊपर में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। उनके सेंटिमेंट्स जो है कोई बहुत ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स नहीं है कंज्यूमर्स को लेके। इसका मतलब है इकोनॉमी में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को बाहर निकल के जो है लोगों से आह्वान करना पड़ रहा है कि मैंने जीएसटी में कटौती की। और दूसरी बात आप बताइए हिमांशु जी, मैं एक और डाटा आपके सामने देता हूं, एक और आंकड़े बताता हूं। जीएसटी कलेक्शन से पिछले साल 22.08 लाख करोड़ जो है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमाया, कलेक्ट किया। और वहीं कॉर्पोरेट टैक्स से 11.37 लाख और पर्सनल इनकम टैक्स से कलेक्शन 11.63 लाख करोड़ हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी नंबर चेक कर लीजिएगा। यानी इन दोनों को मिला के जो है लगभग जीएसटी के बराबर कलेक्शन हुआ था। तो जो मेन स्रोत है सरकार का जीएसटी, वो उसी को कट क्यों करेगी, उसी को कम क्यों करेगी? भाई कोई अपनी आमदनी कम करता है क्या? क्यों कम कर रही है सरकार? इसका मतलब है कि सरकार को लग रहा है कि हमने लोगों को निचोड़ लिया है, सरकार ने लोगों को निचोड़ लिया अच्छे से, और अब लोगों के पास में और ज्यादा खरीदारी करने की क्षमता नहीं बची है। तो इसलिए लोगों के अंदर में ये जो उनकी जो जेबें खाली हो रही है उसमें कुछ पैसे डाले जाए, ये जो इकोनॉमी जो है वो मूर्छित पड़ी है उसमें संजीवनी बूटी फूकी जाए, इसके लिए जो है ये जीएसटी में कटौती की गई है। और इसके लिए जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े लेटर लिख रहे हैं, राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं। इसके पीछे कुछ और कारण नहीं है, यही है कि मोदी जी घबरा गए हैं। आंकड़ों में तो हेरफेर कर सकते हो, आंकड़ों के साथ तो खिलवाड़ कर सकते हो, परंतु धरातल की सच्चाई को कैसे बदलोगे आप? जी हिमांशु जी। अच्छा राजीव जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का एक तरफ नारा है, वो इतना प्रबल होता जा रहा है, वो इतना बड़ा होता जा रहा है, सबूत इतने ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। एटम बम छोड़ा गया राहुल गांधी की तरफ से 7 तारीख को, उसके बाद एक और एटम बम 2.0 छोड़ा गया, अब कहा जा रहा है हाइड्रोजन बम भी छोड़ा जाएगा। ऐसे में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसमें ध्यान भटकाना था लोगों का। तो ध्यान कैसे भटकता? अब ध्यान भटकाने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी खुद सामने आए। अब ये काम निर्मला सीतारमण जी का था कि उन्होंने जीएसटी स्लैब में अगर कोई परिवर्तन किया तो आती बताती और बात खत्म हो जाती। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री भी जगह जगह सड़कों पर उतर रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मॉल जाकर पूछ रहे हैं कि भैया ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो रवि किशन बता रहे हैं ये तो बॉडी वॉश है। मतलब रील्स बन रही हैं वहां पर। तो ये करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि सरकार को लग रहा है, मोदी जी को लग रहा है कि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग जो है जिस ध्यान लगाकर राहुल गांधी की बात सुन रहे हैं, उससे तो कुर्सी खतरे में है। और बिहार का इलेक्शन हमारे सामने है। जी राजीव, देखिए ये भी आपका आकलन जो है वो कुछ हद तक ठीक है
कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो इनके नाक में दम कर दिया है ये वोट चोर के मुद्दे पे, ठीक है, तो उससे ये कहीं ना कहीं भयभीत तो है अंदर। दूसरा क्या है, ये वोट चोरी करके जो हर बार इलेक्शन जीत रहे हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इनको कुछ बहाना चाहिए रहता है। जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतने के पहले लाड़की बहना और लड़का भाव योजना जो है वो लेके आए ये लोग। अब ये लाड़की बहिना जो है इसमें 1,500 रुपए बोलते देख के लोग, लड़कियां ऐसी दीवानी हो गई देवा भाव की कि बोले देवा भाव जो है इसने हमारे घरों में जो है समृद्धि ला दी तो हमने इसको वोट दे दिया देवा भाव को। इनको कुछ बहाने चाहिए, कुछ रीजनिंग चाहिए। भाई इलेक्शन तो आप जीत जाओगे, लोग धरातल पे देख रहे कि आपके खिलाफ रिसेंटमेंट है, एंटी इनकम्बेंसी वेव है, तो आप कैसे बताओगे कि आप इलेक्शन कैसे जीते हो? तो कुछ ना कुछ बहाने चाहिए। तो इस बार का बहाना भी ये तैयार कर रहे हैं कि हमने जीएसटी में कटौती दी, इसके कारण लोगों के जेब में पैसे बचे, इसके कारण से जो है लोगों ने हमको वोट दिया। अरे बिहार में वैसी हालत खराब है, परचेजिंग पावर है ही नहीं वहां की जनता की। सबसे खराब बॉटम 5-10 राज्य जो बिहार में होंगे, पर पर्सन जो इनकम रहती है उसमें बॉटम 10 बॉटम 5 में बिहार स्टेट आता है, ठीक है। तो अगर परचेजिंग पावर वहां की है ही नहीं और अधिकतर जनता कृषि पे आधारित है, कृषि के प्रोडक्ट्स में तो वैसे भी पहले भी 0% था, तो वो थोड़ा ना आपको देख के जो है उसको देख के वोट दे देगी। और अर्बन जनता तो वैसे ही आपको वोट देती थी। आपसे खार तो रूरल किसान और ये जो है यही लोग परेशान है, ठीक है। सबके फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे, लोगों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, उर्वरक नहीं मिल रहे, अलग परेशान है, सिंचाई की बराबर व्यवस्था नहीं है, ठीक है। मंडियों में जाओ तो वहां पे कुछ लोगों का कब्जा है, तो लॉजिस्टिक्स की तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। तो उन लोगों को जीएसटी से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, पर इनको बहाने चाहिए। भैया आप कैसे अपनी जीत को जस्टिफाई कैसे करोगे? महाराष्ट्र में इन्होंने बड़ा अच्छा ट्रम्प कार्ड खेला। अरे तुमको 48 में 9 सीट मिलती है लोकसभा में 6 महीने पहले, और तुम सीधा 132-133 सीट विधानसभा में जीत जाते हो 248 में से। ऐसी कौन सी जादू की झप्पी ले ली आपने जनता की 6 महीने में कि जनता आपकी तरफ एकदम पलट गई? तो बोलते हैं ये लाड़की बहना और लड़का भाव जो है ये योजना हमने हमको जिता दिया। मतलब ये लोगों को लालची प्रूफ कर रहे हैं कि पैसा दो तो लोग दौड़े दौड़े आके हमको वोट देंगे, 5 साल के हमारे कुकर्मों को भूल जाएंगे और हमको मत देंगे, हमको वोट देंगे। तो ये उसी के उसमें एक आप जो बोल रहे हो वो भी हो सकता है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। जी हिमांशु जी। राजीव जी, अगर लोगों को राहत देनी थी तो इतना इंतजार क्यों किया गया? कोविड के बाद लोगों की कमर वैसे ही टूट गई थी, लोग जिस तरह से नौकरियां चली गई, हमने देखा कि रिवर्स पलायन हुआ। मतलब जो लोग बिहार से जा रहे थे महाराष्ट्र, गुजरात या तमाम और जगह पर, वो वापस बिहार लौट रहे थे। आपने रेलवे तक की व्यवस्था नहीं की, रेलवे किया भी तो आपने टिकट वसूल लिया सबसे। वो तमाम दास्तानें हैं और वो इतिहास में दर्ज रहेंगी भारतीय जनता पार्टी वालों ने किस तरह से रिएक्ट किया। लेकिन सवाल ये है कि आपको राहत देनी है तो पेट्रोल डीजल के दाम घटाइए ना। आप तो 45 रुपए में बिल्कुल रिफाइंड पेट्रोल डीजल दे रहे थे। आप तो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, तो स्मृति ईरानी जी छाती पीट रही थी सड़क पर सिलेंडर लेकर, तो वो आप करिए ना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर बचत उत्सव मनाना है, लोगों को राहत देनी ही है, तो पेट्रोल डीजल और ये जो सिलेंडर है इसके दाम भी घटाइए। मतलब सिर्फ बहानेबाजी मत कीजिए ना। आप जाकर वहां चस्पा कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए देखिए आप लेटर लिख रहे हैं, ये सब मत करिए। असली आप राहत जब दे देंगे जनता को तो आपको ये नौटंकी करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके वैसे ही जय जयकार होगी। देखिए पेट्रोल डीजल के प्राइस कम नहीं कर रहे भाई, अंबानी जी जो हैं उनको तकलीफ तो होगी। रशिया से सस्ते में पेट्रोल खरीद रहे हैं और यहाँ पे हायर रेट्स हैं, तो हायर रेट्स के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है। उनके जितने भी 2000-4000 पेट्रोल पंप है तो फायदा तो हो रहा है उनको, ठीक है। तो वो संभावना कम है। दूसरा देखिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बहुत बड़ा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी तो मिलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि सारा जो है वो इनके पास में ही चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ में समस्या ये है कि वो जीएसटी में पेट्रोल डीजल को नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि क्या है, पेट्रोल डीजल जो है ये यदि जीएसटी के अंदर में आ गया तो जो टैक्स कलेक्शन का पार्ट
स्टेट गवर्नमेंट का बनता है पेट्रोल डीजल में, ठीक है, जो लोग वैट एक्साइज ये सब जो लगाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। अगर जीएसटी के अंडर में पेट्रोल डीजल आ गया तो ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आज की डेट में क्या कर रही है कि ये टाइम पे पैसे नहीं देती है। जीएसटी का जो शेयर स्टेट गवर्नमेंट का बनता है वो समय पे इनको पैसे नहीं देती है। अब चूंकि समय पे पैसे स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता है तो उनको अपने राज्य चलाने में दिक्कत जाती है। वहां पे जो भी कल्याणकारी काम कर रहे हैं, वहां के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी, तमाम तरीके की राज्य सरकारों पे भी तो वही जिम्मेदारियां लगभग जो केंद्र सरकार के ऊपर में है, ठीक है। तो आप यदि टाइम पे जीएसटी का शेयर पश्चिम बंगाल को, तमिलनाडु को नहीं दोगे तो उनको तो दिक्कत होगी, केरल को नहीं दोगे। अच्छा सर, जी सर यहाँ पे एक सवाल ये है कि चलिए ठीक है, उन स्टेट्स में जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां पर ये दिक्कत आ रही है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन जहां पर डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं वहां पर तो ये बहाना भी नहीं चलेगा कि आपके साथ समन्वय नहीं है। क्या केंद्र सरकार के साथ अगर राज्य सरकार का समन्वय नहीं है, दोनों बीजेपी की सरकारें हैं, तो फिर दोनों को हट जाना चाहिए, मतलब दोनों को वहां से हटा के निपटा के किसी तीसरे को बैठाना चाहिए। भाई जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वो क्यों कम करेगी? लाड़की बहना लाड़का भाव को पैसे कहां से देगी? दीदी बहना योजना, गृह लक्ष्मी योजना, दुनिया भर की योजना, ये सारों में फुकट में बैठा के लोगों को खिलाएगी पिलाएगी कैसे? अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट आज 25 रुपए कमा रही है महाराष्ट्र की पेट्रोल डीजल पे, तो लाड़की बहना और लाड़का भाव में उसका बहुत बड़ा शेयर जा रहा है। अब वो 25 के बदले बोले कि हम पेट्रोल के रेट अपने कम कर रहे हैं, 25 के बदले 5 ही रुपए आने देंगे, 20 रुपए कंज्यूमर को जाने देंगे, तो लाड़की बहना लाड़का भाव जैसी योजनाएं रन कर पाएगी क्या? इनको तो अपने वोट बैंक जो है, जो लाभार्थी बना के रखे हैं, जो पैरासाइट बना दिए लोगों को कि घर बैठा के खिला रहे हैं, उनको कहां से उनको तो पैसे देने वो कहां से आएंगे? तो वो पैसे एक चक्र हो गया, ये तो एक चक्र हो गया ना कि पहले आपने पैसे वसूले, जो जिनके पास पैसे हैं देने लायक, आपने उनसे पहले पैसे वसूल लिए, फिर जो बड़े कॉर्पोरेट्स थे उनको आपने राहत भी दे दी, लेकिन जो आम आदमी उससे आपने वसूली जारी रखी, और जो पैसा आ रहा है उसका कुछ हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा आपने उस वर्ग को दे दिया जिससे आपको वोट चाहिए। तो ये तो सीधे सीधे डेमोक्रेसी को हैक करना हो गया ना सर। तो देश में हो क्या रहा है? देश में यही तो हो रहा है इतने दिनों से कि भैया आप मिडिल क्लास को पीस डालो, कॉर्पोरेट्स को, अमीरों को रियायत दे दिया आपने, ठीक है, और नीचे गरीबों को जो है आपने लाभार्थी बना दिया। अब मिडिल क्लास बीच में मैं और आप पीस रहे हैं, तमाम तरीके के टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी से लेके तो इनकम टैक्स, उससे जो है ये 80 करोड़ लोगों को बैठा के आप खिलाओ। डेमोक्रेसी तो हाईजैक हो ही गई है ना। ये तो अब ये देश के लोगों को डिसाइड करना है कि क्या प्रायोरिटी है। क्या आपको लाड़की बहना लाड़का भाव जैसी योजनाएं चाहिए क्या, कि घर में औरतें बैठी उनको 1,500 रुपए आप किस बात के दे रहे हो यार औरतों को? फिर मतलब आप बैठ के उनको 1,500 रुपए दोगे तो फिर कोई भी काम क्यों करना चाहेगा? बोलेगा मेरा पॉकेट खर्चा निकल रहा है। सरकार क्यों दे रही है? औरतों कन्या जन्म ले रही है तो 50,000, कहीं पे राज्य सरकार 1-1 लाख दे रही है। तो ये इस तरीके की योजनाएं, जब ज्यादा बच्चे, मतलब आप तो फिर बच्चे पैदा करने के लिए वो एक तरीके से प्रेरित कर रहे हो। स्कूल में बच्चे जा रही है तो पता नहीं क्या, उसके लिए 18 साल की हो जाएगी तो 1 लाख वहां दे दो। ये पैसे आ कहां से रहे? ये मेरे और आपकी तो टैक्सेस से आ रहे। तो या तो वो रन कर ले, या फिर हम लोगों के ऊपर में टैक्स का बोझा कम कर दे, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दे। अगर आप इस तरीके की नीतियां ला रहे हो कल्याणकारी लाभार्थी वाली, तो पैसे तो चाहिए। तो पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर रख के हमारी गर्दन काट रहे हैं और वहां लाडली दीदी लोग को पैसे दे रहे हैं, लाडली बहनाओं को। तो ये हो रहा है पूरे देश में। डेमोक्रेसी तो हाईजैक हो गई है भाई। लोगों को माइंड करप्ट कर दिया है, लोगों को घूस देकर उनका वोट लिया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार का ही एक नमूना है कि आप वो जिनको जरूरत नहीं है उनको भी पैसे दो और उनसे उसके बदले में वो आपको वोट दें। क्या जरूरत? अगर आप किसी अपंग औरत को पैसे देते हो तो मुझे समझ में आता है। आप यदि किसी गरीबी, बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे औरत है, उसको पैसे देते हो समझ में आता है। विधवा को देते हो जो गरीबी रेखा के नीचे, उसको समझ में आता है। आप ऐसी हर औरत को दे रहे हो यार, इसका मतलब इसका क्या अर्थ बनता है? तो ये बस आप बता दे रहे हो कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसके नीचे जो भी रहेगा उन सबको देंगे। तो आप तो बेसिकली एक तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जेब में पैसे डाल रहे हो, आप ये समझ लीजिए।
जिनको भी इस तरीके के फुकड़ के पैसे मिल रहे हैं वो बीजेपी के पास जाएंगे, उनका पॉकेट खर्चा हर महीने का निकल रहा है 1,500 रुपए, तो कर रहे हैं। अभी कई किसान बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए किसान निधि, आप हमको फर्टिलाइजर कम दाम पे और सही टाइम पे प्रोवाइड करो, फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा लोगों को, आप हमारे लिए अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करो, वो सब इनसे नहीं हो पा रहा है। ये क्या कर दे रहे हैं, बैंक अकाउंट में सीधा डाल दे रहे हैं कि भैया 1,500 लो, अब जो अपना करना है करते बैठो। तो अच्छा, एक चीज पर और कमेंट चाहूंगा सर। ये कह रहे हैं कि खूब खरीदारी करो, जाओ मार्केट में, ये खरीद लो वो खरीद लो, हमने बहुत सारी छूट दे दी है, कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो जाकर। अब चाइना से जाकर गलवैया करते हैं, फिर यहां आकर कहते हैं कि छोटी आंख वाले गणेश जी मत खरीदो। मतलब ये किस तरह की दोहरी नीति है भाई? आप अपने यहाँ के व्यापारियों को मतलब जीएसटी का रिफॉर्म बता बताकर तबाह कर देते हो, उसके बाद आप उनको खड़ा करने के बजाय कहते हो कि हाँ भाई आप जाओ लोकल सामान खरीदो, स्वदेशी खरीदो। मैं एक सवाल पूछ रहा था कि क्या मोदी जी अपनी कैबिनेट में बैठे हुए सभी लोगों से कह सकते हैं, अपने सभी नेताओं से कह सकते हैं कि भाई आप जितने भी विदेशी प्रोडक्ट यूज करते हैं जेब से निकाल कर फेंक दो, आप अपना फोन भी, क्योंकि वो आईफोन यूज करते हैं, सब लोग निकाल कर फेंक दो। अमेरिका का है ना, हमारे यहाँ तो यूनिट लगी हुई है, अमेरिका का है, उसका जनरेशन वहीं से हुआ है, उसको निकाल कर फेंक दो। लावा इस्तेमाल करो, माइक्रोमैक्स इस्तेमाल करो, किसी के है हिम्मत ये कहने की? और यहाँ के जो लोग हैं उनसे आप कह रहे हैं कि भाई आप ये नहीं ये खरीद लीजिए। गजब का हाल है भाई। देखो, लावा और माइक्रोमैक्स भी है चाइनीज, नाम उन्होंने अपना चिपका दिया माइक्रोमैक्स और लावा, बन के आ रहा पूरा चाइना से, ठीक है। तो मोबाइल के इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, परंतु जिसमें कर सकते, जैसे गाड़ी है, अब पहली फुर्सत में BMW छोड़ो और महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ी लो या टाटा की गाड़ी पे आओ, आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? आप बड़े मजे से हाँ रेंज रोवर से घूम रहे हैं, BMW से घूम रहे हैं, भाई छोड़ो वो चीज। अब महिंद्रा, वैसे ही आनंद महिंद्रा ट्विटर पे इनके दिन रात जो है चरण वंदना करते रहते हैं, तो उनको मौका दो यार, उनकी कंपनी का खरीदो आप गाड़ी। सही। इनको बोइंग के बदले अपने पवन हंस से गए जो भी, या DRDO ने जो तेजस जैसे फाइटर बनाया, उनको बोले कि भाई एक प्रोटोटाइप बनाओ आप, हमारे लिए भी एक विमान जो है उसका प्रयास करो, बने नहीं बने बात अलग है, प्रयास तो कर सकते हैं। कब तक कोई बोइंग और एयरबस जो है उसी के भरोसे आप चलते रहोगे, ठीक है। मतलब साधारण से चश्मे से लेके तो बॉल पेन से लेके इनके जूते तक, जूते एडिडास नाइकी के पहनना बंद करो आप आ जाओ खादिम के जूतों पे, खादिम के चप्पल पे, है ना, खादिम पहनो आप। तो कहने का अर्थ है कि भाई दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, और ये देखिए चाइना के लिए था भी नहीं, हमारी हैसियत भी नहीं है कि हम चाइना से इंपोर्ट करना बंद करें। चाइना आज की डेट में 115 बिलियन डॉलर के आसपास में इंडिया को इंपोर्ट कर रहा है। चाइना, यदि चाइना से माल लेना हम बंद कर देंगे तो हमारे लिए पूरे दिन चालू हो जाएंगे। आपको पता है पेनिसिलिन जो है या एंटीबायोटिक्स 90% जो है चाइना से बन के आती है। आपके सर में भी दर्द होगा ना तो आपको क्रोसिन रोसिन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो चाइनीज चाहे तो वो तो एकदम घुटनों पे लाके रख दें, क्योंकि हमने अपना बैकएंड तैयार ही नहीं किया है। जो फार्मा की जो एपीआई प्रोडक्ट्स, जो फार्मा का जो रॉ मटेरियल रहता है जिसको एपीआई बोलते हैं, वो सारा चाइनीज से आता है, चाइना से आता है। हम सिर्फ थोड़ा सा उसको रिफॉर्म करके और सस्ती वाली दवाई बना के और अमेरिका को भेज देते हैं। तो ये जो स्वदेशी स्वदेशी कर रहे हैं, ये चाइना के लिए नहीं है, ये अमेरिका के लिए सिग्नल है। H1B वीजा जैसे अमेरिका ने बोला कि हम इसके फीस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इनको और टैरिफ 50% पहले ठोक रखा है अमेरिका ने। तो ये अमेरिका को, वेस्टर्न लॉबी को एक जो है वो सिग्नल देना चाह रहे हैं कि भाई आप यदि हम पे बोझ डालोगे तो हम भी आप पे बोझ डाल सकते हैं। चाइना के साथ आखिरी में एक सवाल छोटा सा, और छोटा सा ही जवाब, कि बचत उत्सव शुरू हो गया है, उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं आप? मतलब खरीदारी बढ़ाने जा रहे हैं अपनी कि नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैंने एक दूसरा काम किया और मैं सारे आपके दर्शकों को बोलूंगा कि आप भी यही कीजिए। मैंने उसके ऊपर मैं आज बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, अपलोड कर दिया है, लाइव है वो, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव पे। मैंने ये बताया कि मोदी जी की इस परेशानी, घबराहट का मैं कैसे फायदा उठाऊं, इसी पे प्रोग्राम किया। आपदा में अवसर, हाँ, आपदा में अवसर मैं कैसे ढूंढूं। मोदी जी घबराए हुए हैं। मोदी जी क्यों घबराएंगे? आपके पहले क्वेश्चन के आंसर में मैंने बोला कि इकोनॉमी डामाडोल है। तो जब इकोनॉमी डामाडोल है तो इस ऐसे टाइम पे मैं कैसे फायदा उठाऊं? तो मैंने उसमें निवेश का जो है एक अवसर जो है वो ढूंढा है कि निवेश जो है वो कंज्यूमर स्टेपल्स जितने भी ETF हैं
जिनके अंडर में कंज्यूमर स्टेपल्स है, कंपनीज हैं, उन ईटीएफ्स को आप खरीदो, आप निवेश करो, क्योंकि जब भी इकोनॉमी डाउन जाती है तो स्टॉक मार्केट डाउन होता है। स्टॉक मार्केट जब डाउन होता है तो उस वक्त में यदि कोई एक सेक्टर झंडा गाड़ के खड़ा रहता है अर्ली बियर फेज ऑफ रिसेशन या स्टॉक मार्केट डाउनटर्न में, तो वो है आपका कंज्यूमर स्टेपल्स। कंज्यूमर स्टेपल्स यानी खाने पीने वाली चीजें, जैसे फूड एंड बेवरेजेस और ये सब होता है, ठीक है। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया कि, और मैंने आज निवेश भी किया उसमें, तो उस पे मैंने बनाया वीडियो। तो मैं खरीदारी तो कुछ करने नहीं जाऊंगा, पर जो दूसरे लोग खरीदारी कर रहे हैं उससे जो कंपनीज को फायदा होगा और उनके जो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे उसका लाभ जरूर मैं उठाने का प्रयास करूंगा। चलिए, आपने तो रास्ता निकाल लिया है सर। अब हमारे दर्शक जो है वो किस तरह से रास्ता निकालते हैं और उनका क्या सुझाव, वो कैसे अपनी बचत करेंगे, बचत उत्सव में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।